तो दोस्तों जैसा कि हमने सेक्शन 2 में देखा कि किस प्रकार से नाज़ी पावर में आते हैं और नाज़ी पावर में आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी रिस्टेक, उसमें आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद वहाँ की जो फायर डिक्री थी, फायर डिक्री जो है कि इश्यू होती है, उस फायर डिक्री के थ्रू हिटलर क्या करता है वहाँ पे, यानी कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करता है, यानी डिक्टेटर का राज आ जाता है। डिक्टेटर का जैसे ही राज आ जाता है तो क्या करने लगता है, डेमोक्रेसी को तहस-नहस खत्म करने लगता है, डिस्ट्रक्ट करने लगता है। उसके बाद वह वहाँ की इकोनॉमी को सुधारने लगता है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है। जो खोए हुए उसके रीजन थे, टेरिटरी थी, उसको वापस लेने लगता है। जैसे हमने देखा राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद फिर हमने ब्रीफ में देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की हार हो जाती है, यानी जर्मनी हार जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही जापान जो कि ईस्ट में एक्सटेंड कर रहा था, अपनी पावर एक्सटेंड कर रहा था, वह उसको जैसे हिटलर का सपोर्ट मिल गया, जापान सोचा कि अब वह तो बादशाह है। तो उसने क्या किया कि पैसिफिक ओशियन में जितने भी यूएस के बेसेस थे, नवल बेसेस थे, उसको ऑक्यूपाई कर रहा था। तो उसने क्या किया कि जो पर्ल हार्बर पे यूएस का मिलिट्री बेस था, उस पे बम्बिंग कर दी, मतलब बम डाल दिया, छोड़ दिया। उसके बाद इसके जवाब में अब यूएस अभी तक नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, उससे यूएस की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। तो इसलिए वो नहीं, फिर से वही स्थिति नहीं लाना चाहता था अपने लोगों के लिए। बट जब जापान ने ऐसा किया तो उसको न चाहकर भी उस युद्ध में भाग लेना पड़ा, पार्टिसिपेट करना पड़ा। और जैसे वो युद्ध में कूदता है यूएस, तो 1970 में वो आता है, 1980 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जिसमें कि जर्मनी की हार हो जाती है, हिटलर हार जाता है, जर्मनी हार जाता है। और यूएस ने क्या किया कि जापान में एटम बम डाल दिया। कहाँ पे? हिरोशिमा नागासाकी में। वहीं से वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। और जो एटम बम डालने का परिणाम क्या हुआ, अभी हम देख सकते हैं कि अभी भी उसका इफेक्ट वहाँ पे दिखता है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3, द नाजी वर्ल्ड व्यू। अरे नाजियों का वर्ल्ड व्यू क्या था? नाजी वर्ल्ड व्यू द सेंस कि नाजी जो थे दोस्तों, वो दुनिया को किस हिसाब से देखते थे, दुनिया के लोगों को उनका देखने का नजरिया क्या था। तो हमने देखा कि नाजीज ने बहुत क्राइम किए। तो जो नाजीज ने जो क्राइम किए दोस्तों, वह क्राइम एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से लिंक्ड है। इसका कहने का क्या मतलब है? अब देखो, क्राइम जब कोई करता है उसके पीछे कुछ रीजन होता है। अब ये लोग सारे लोगों को, तो एक साइको किलर की तरह ऐसा तो था नहीं कि सारे लोगों को मार रहे थे। कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को या कुछ पर्टिकुलर नस्लों के लोगों को मार रहे थे ना। क्यों मार रहे थे? क्योंकि जो इनका नाजी का जो क्राइम था, ये क्राइम इतना कर रहे थे, यह क्राइम है एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस की वजह से कर रहे थे। यानी इनकी कुछ मान्यताएं थी, कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से, उसकी वजह से क्राइम कर रहे थे। अब आती है जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी दोस्तों, वह हिटलर के वर्ल्ड व्यू को सिनोनिमस थी। सिनोनिमस यानी मिलती जुलती थी, यानी कि नाजी की आइडियोलॉजी और हिटलर की वर्ल्ड व्यू मिलती जुलती थी। अब हिटलर का वर्ल्ड व्यू क्या था? इसके अकॉर्डिंग लोगों के बीच में, यानी पीपल्स, देयर देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है, बट एक रेशियल हायरार्की है। रेशियल हायरार्की यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग टॉप पे हैं, कुछ लोग डाउन हैं, कुछ लोग ऐसे-ऐसे, एक मतलब एक क्रम से हैं। ठीक है? यानी लोग इक्वल नहीं हैं। और इस व्यू में ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ब्लॉन्ड यानी कि जो हल्के सुनहरे भूरे बाल वाले होते हैं, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे वे टॉप रंग पे थे। और जबकि जूस जो थे वे लोवेस्ट रंग पे थे। उन जूस जो थे उनको एज ए एंटी रेस रिगार्ड किया जाता था। और इन जूस यानी यहूदियों को आर्यंस के आर्क इनेमीज माना जाता था। यानी जो आर्यंस है उनका कट्टर दुश्मन माना जाता है। किसको? यहूदियों को, यानी जूस को। और जो ऐसा तो था नहीं कि केवल वहाँ पे, यानी जर्मन में केवल और केवल नॉर्डिक आर्यंस लोग थे और जूस थे। वहाँ पे अदर कलर पीपल भी थे। अदर जो कलर लोग थे उनको इन दोनों के बिटवीन रखा गया था, डिपेंडिंग ऑन दियर एक्सटर्नल फीचर, उनके एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से। यानी कि हमने देखा टॉपेस्ट रैंक पे कौन था? टॉप रैंक पे नॉर्डिक आर्यंस थे, ठीक है, और लोवेस्ट रैंक पे जूस थे, सबसे लोवेस्ट रैंक पे। और इनके बीच में डिफरेंट कलर के लोगों को रखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन दियर एक्सटर्नल फीचर, उनके एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से। एक्सटर्नल फीचर द सेंस, अब जैसे कि मान लो कोई जैपनीज हो गया, जैपनीज थोड़ा उनका जो एक्सटर्नल फीचर रहता है वो अलग दिखते हैं। अब जैसे कोई अफ्रीकन ले लो, अफ्रीकन में भी कई टाइप को आपको मिल जाएंगे, कुछ ब्लैक रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैक रहते हैं, कुछ ब्लैक भी रहेंगे, और उनके जो हेयर रहते हैं वो घुराले जैसे हेयर रहते हैं। तो ठीक है,
तो उसी हिसाब से जो उनका एक्सटर्नल फीचर जिस हिसाब से वो दिखते थे, उसी हिसाब से उनको इन दोनों के बीच रखा गया। किनके दोनों के? ज्यूस के और नॉर्डिक आर्यंस के। तो दोस्तों अब आती है जो हिटलर का रेसिज्म वाला थॉट था, रेसिज्म वाला विचार था, यानी कि देश को लेके जो उसका विचार था वो आया कहाँ से? तो वह हिटलर का रेसिज्म वाला जो थॉट था वह चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर नाम के जो थिंकर थे उनके सिद्धांतों के बेस पे था, उनके सिद्धांत के बेसिस पे था, जो इनके प्रिंसिपल थे। अभी देखिए इनके सिद्धांत थे क्या। सिर्फ डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू प्लांट्स और एनिमल की क्रिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने प्लांट और एनिमल किस प्रकार से क्रिएट होते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। यानी कि जो नेचुरल किस हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करती है, यानी नेचुरल जिसका सिलेक्शन करती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में एक और आइडिया उसमें जोड़ दिया, एक अपना विचार डाल दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। इस आइडिया के अकॉर्डिंग अर्थ पे केवल और केवल वही स्पीशीज सर्वाइव कर सकती हैं जो कि अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लें। समझना इस चीज को। इन्होंने आइडिया दिया कि सर्वाइवल जो वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने प्रकृति यानी कि नेचर का बात किया था कि अब जैसे कि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन डे बाय डे चेंज होता रहा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी चेंजिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो भी स्पेसीज अपने आप को ढाल लेंगी, अपने आप को बना लेंगी इसी चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, वही जो है कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाएंगी, वही सर्वाइव कर पाएंगी। और हमको एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, डार्विन ने कहीं पे भी या कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की। उन्होंने जो भी सोचा वह प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन था। यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या मतलब है? ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि वहाँ यहाँ पे उन्होंने कुछ कभी कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो ह्यूमन फिट रहेंगे, जो ह्यूमन फिट होंगे वे जो है कि ये सिलेक्शन करेंगे। यानी सपोज ए है, एक कुछ लोगों का ग्रुप है और बी कुछ लोगों का ग्रुप है। इनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे ए भी ह्यूमन है, ए भी ह्यूमन है और बी भी ह्यूमन है। यानी कि अगर मान लो ए हेल्दी है, अब ए हेल्दी है, ए बी के ग्रुप के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यह बोला कि ये जो थिंकर है इन्होंने बोला कि जो फिट रहेगा वही सर्वाइव रह पाएगा, बाकी सर्वाइव नहीं रह पाएंगे। तो इस मैटर की बात इन्होंने नहीं की थी कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से यानी ह्यूमन सिलेक्शन करे। इनका कहीं पे ऐसा कहने का मतलब नहीं था। इनका प्योरली मतलब था कि नेचर जिसका सिलेक्शन करेगी। यानी जो चेंजिंग क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के थ्रू यानी नेचर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रही है। जो नेचर यानी जो प्रकृति है, अब इसका क्लाइमेट क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से क्या होगा, इस चेंजिंग क्लाइमेट में कुछ लोग फिट होंगे, यानी कुछ क्रिएट जो स्पेसीज हैं फिट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जो स्पेसीज फिट हो पाएंगी, नेचुरली जो स्पेसीज फिट हो पाएंगी वही सर्वाइव कर पाएंगी, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उनका ये कहने का मतलब था। बट इनके इन विचारों को, इन आइडियाज को रेसिस्ट थिंकर जो थे और जो पॉलिटिशियन थे, अपने रूल को जस्टिफाई, इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए किनके ऊपर, ओवर कॉन्क्रीट पीपल, जिन लोगों को जीतते थे उनके ऊपर इस अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए कुछ जो रेसिस्ट थिंकर थे और पॉलिटिशियन थिंकर थे ऐसा करने लगे। कैसा? कि अगर मान लो कोई भी एक, मान लो जर्मनी हुआ, जर्मनी किसी एक दूसरे स्टेट को जीत लिया, किसी एक टेरिटरी को जीता, यहाँ के कुछ लोग होंगे, सिविलियंस होंगे। अब एक कॉन्क्रीट पीपल हो गए ना, किसके लिए? जर्मनी के लिए। अब जर्मनी यहाँ के जो रेसिस्ट थिंकर थे, जो पॉलिटिशियन थे, यहाँ के लोगों को बोलते थे ये देखो ये जो थिंकर है, जैसे कि अभी आज के टाइम में भी हम जो बहुत सारे थिंकर्स होते हैं उनकी बातें लोग मानते हैं। अब जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, कुछ बोल देता है, कुछ सिद्धांत उन्होंने दिया, हम लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं। अभी न्यूटन के लॉ के देख लो, आइंस्टाइन के देख लो, सबके हम मानते हैं। तो उस टाइप के ये थिंकर जो थे, ये भी बहुत पॉपुलर थिंकर थे। तो ये क्या बोलते थे, यानी जो जीते हुए लोग थे, जो किंग था, इनको ये बोलता था कि देखो इन थिंकर्स के बेसिस पे जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो हेल्दी होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, बाकी वीक लोग क्या होंगे, पेरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अपना जो रूल था ये जस्टिफाई करते थे इनके ऊपर, इंपेरियल रूल, कि हम जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो कि होना है, जो थिंकर्स बोले हैं। ठीक, बट थिंकर्स कहीं पे भी ऐसा नहीं बोले थे कि ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन सिलेक्शन करेगा। उसका सीधे कहने का मतलब था इन थिंकर्स का कि नेचर जिसका सिलेक्शन करेगी, नेचर के लिए जो फिट होगा। और नाजी का जो आर्ग्यूमेंट था वो बिल्कुल सिंपल था। उनका कहना था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस सर्वाइव करेंगी, बाकी जो वीक वंस होंगी वो पेरिश हो जाएंगी, पेरिश यानी कि खत्म हो जाएंगी। आर्यन रेस
सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट थी, यानी अपने आप को ये लोग फिट और हेल्दी मानते थे, और इसलिए बोलते थे कि जो आर्यन रेसेस हैं उनकी प्योरिटी उनको बनाए रखना है, उनको और स्ट्रांगर होना है और पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है। ठीक है, इन थिंकर्स के विचार सीधे मान लो कि जो इन्होंने बात किया था, इन्होंने बात सीधे किया था कि नेचर जिसका सिलेक्शन करेगी, ह्यूमन सिलेक्शन नहीं करेगा। फिटेस्ट का सिलेक्शन कौन करेगा? नेचर करेगा। यानी अब मान लो यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, जो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज कर पाएगा, जो स्पीशीज, वही ना फिटेस्ट होगा इस एनवायरनमेंट के लिए, वही ना फिटेस्ट होगा। अब जैसे अभी हम डिफरेंट प्लैनेट पे जाओ, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, हम वहाँ के लिए वहाँ फिट नहीं रहेंगे, तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनका ये कहने का मतलब था कि अर्थ का भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से अगर जो वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगी, जो अपने आप को चेंज कर लेंगे, यानी फिट हो पाएंगे। ठीक है। और हिटलर की आइडियोलॉजी का जो दूसरा एस्पेक्ट था, यानी दूसरा जो पहलू था, वह लेबेंसराउम यानी कि लिविंग स्पेस के जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड था। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या था लिविंग स्पेस का? उसका मानना था कि जो न्यू टेरिटरीज अक्वायर कर की जानी है सेटलमेंट के लिए, यानी अपने लोगों को बसाने के लिए नई नई टेरिटरीज अक्वायर की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो मदर कंट्री का एरिया है वो इनहेंस होगा। इनहेंस द सेंस कि बढ़ेगा, मदर कंट्री का एरिया बढ़ेगा। और और क्या होगा कि जो लोग, यानी अपने मान लो ये जर्मनी है, यहाँ से ले जाके ये वाली टेरिटरी, यहाँ की टेरिटरी इसने अक्वायर किया, अभी अपने लोगों को यहाँ पे बसाएगा, तो इससे क्या होगा, इस ओरिजिन को लोग, अपनी मदर ओरिजिन के लोग यहाँ पे जाएंगे, तो इनका एक इंटीमेट लिंक जो है बना रहेगा, इनका लगाव जो है अपने जगह से बना रहेगा। इससे और क्या होगा, मटेरियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अब सीधी सी बात है, इस एरिया में कुछ रिसोर्सेज हैं, अब इतना टेरिटरी और अक्वायर कर लिया, तो यहाँ की जो रिसोर्सेज होंगे अब इसी कंट्री का, जर्मनी का हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, मटेरियल रिसोर्सेज भी इनहेंस होंगे, और जर्मन नेशन का जो पावर है वो भी बढ़ेगा। अब वह हमने देखा कि क्या क्या करना चाहता था लेबेंसराम, यानी कि लिविंग स्पेस के जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने टेरिटरी और नई नई टेरिटरी एक्वायर किया जाना था हिटलर से। अब बात है कि वो शुरू कहाँ से करना चाहता था, तो हिटलर अपनी टेरिटरी जो जर्मन की बाउंड्रीज एक्सटेंड करना चाहता था, मूविंग टूवर्ड्स ईस्टवार्ड, यानी ईस्टवार्ड आगे बढ़ते हुए वो अपनी टेरिटरी मतलब कि बढ़ाना चाहता था। क्यों? ताकि वह सारे जर्मन्स को जियोग्राफिकली एक ही प्लेस पे कंसंट्रेट कर सके। अब इस चीज को समझेंगे ऐसा क्यों वो चाहता था। अब देखो, यह है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी है। तो जर्मनी क्या चाहता, हिटलर क्या चाहता था कि अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहता था ईस्ट वार्ड, यानी ईस्ट के डायरेक्शन में, न ही वेस्ट वार्ड जाना चाहता था वह, न नॉर्थ वार्ड एक्सटेंड करना चाहता था, न ही साउथ वार्ड वह एक्सटेंड करना चाहता, बट वो केवल और केवल ईस्ट वार्ड करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह चाहता था जितने जर्मन्स हैं उनको जियोग्राफिकली एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे कंसंट्रेट किया जा सके। ऐसा क्यों? अब क्यों द सेंस कि अब जैसे नॉर्थ में जाता जियोग्राफिकली एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे सी आ जा रहा है, मैप में तो छोटा सा सी दिख रहा है, बट बहुत बहुत एक लंबा गैप हो जा रहा है। और ईस्ट में मान लो वेस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रांस का इतना पार्ट कब्जा कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, बट फिर यहाँ पे एक क्या आ जा रहा है, स्टेट या सी आ जा रहा है। साउथ में जाता है, यहाँ पे भी सी आ जा रहा है, तो वो जियोग्राफिकली एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता जर्मन की पॉपुलेशन को। तो उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि नहीं, हम ईस्ट में मूव करें। ईस्ट में कहीं पे जाए, पोलैंड, यूक्रेन, पूरा रशिया, तो उसको कहीं पे सी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सोचता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करेंगे, ताकि करेंगे अपने लोगों को बसाने के लिए, ताकि हमारे लोग यहाँ भी रहें, बट जियोग्राफिकली एक ही जगह पे सारे जर्मन कंसंट्रेट रहें। उसका यह विचार था, जिस वजह से वह क्या चाह रहा था कि ईस्ट वार्ड बनना चाहता था। इसके लिए अब जो इस एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी उसने पोलैंड को बनाया, यानी पोलैंड पे उसने पहला जो इन्वेट किया, आक्रमण किया, पोलैंड पे किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो दोस्तों, जैसे ही नाजीज पावर में आते हैं, जैसे सत्ता में आते हैं, पावर इनके हाथ में आती है, क्विकली ये क्या करते हैं, अपना ड्रीम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना जो उनका सपना था उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका सपना क्या था कि जो इनकी एक्सटेंडेड एम्पायर है, उनमें जितने भी अनडिजायरेबल नस्लें हैं, अनडिजायरेबल रेसेस हैं, उनको फिजिकली एलिमिनेट करके प्योर जर्मन्स की एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी जो है कि एक रेशियल समुदाय बनाया जाए। फिजिकली एलिमिनेट यानी कि फिजिकली उनको जिंदा, उनकी खत्म करके, उनको मार के एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी किसकी, प्योर जर्मन्स की बनाई जाए। ये इनका सपना था, किसका, नाजीज का। नाजीज एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें केवल और केवल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। वे अपने आप को अकेले ही डिजायरेबल कंसीडर करते थे, बाकी अदर्स को क्या कंसीडर करते थे, वे अनडिजायरेबल कंसीडर करते थे। केवल उनका मानना था कि केवल वही प्रॉस्पर और मल्टीप्लाई के वर्दी हैं। प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध होने के,
वर्दी हैं, समृद्ध होने के योग्य हैं, मल्टीप्लाइंग का मतलब कि अपनी पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ाने के योग्य माने जाते थे। और अदर्स जो थे वे अदर्स जो वहाँ के रेसेस के लोग थे उनको क्या कंसिडर किया जाता था? एज ए अनडिजायरेबल। ठीक है, इसका मतलब वे जर्मन्स जिन्हें इम्प्योर और एबनॉर्मल माना जाता था उनको भी एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं था, यानी उनको भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। इम्प्योर यानी कि अब जैसे कुछ जर्मन जो कि इम्प्योर थे, एबनॉर्मल यानी जो अपंग थे, मेंटली या फिजिकली फिट नहीं थे, उनको भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, ये नाजी जर्मनी में। ठीक है, तो यूथेनेशिया प्रोग्राम के तहत, यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु, अभी समझेंगे कि उनको जब ज्यूज को या अदर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यानी डेथ चैम्बर में ले जाया जाता था, उनको क्या बोला जाता था? तो यूथेनेशिया प्रोग्राम के तहत हेलमत के पिताजी अदर नाजी ऑफिसर्स के साथ बहुत ऐसे जर्मन्स को मार दिए थे, बहुत ऐसे जर्मन्स को मौत के घाट उतार दिए थे जिन्हें वे कंसीडर करते थे कि मेंटली या फिजिकली अनफिट है। जो इतना ज्यादा अपराध करेगा तो क्यों नहीं डरेगा? तो अब बात आई समझ कि हेलमत के पिताजी क्यों डर रहे थे। यूथेनेशिया प्रोग्राम के तहत हेलमत के पिताजी ने अदर नाजी ऑफिसर्स के साथ बहुत सारे जर्मन्स को मौत के घाट उतार दिया था, जिनको वे कंसीडर करते थे, यानी कि मानते थे क्या, जिनको वे मानते थे कि मेंटली और फिजिकली अनफिट है। अब हमारे माइंड में एक बात आता है कि क्या ज्यूस ही ऐसी कम्युनिटी थी या ज्यूस ही ऐसे रेसेस थे जो इतना ज्यादा इफेक्टेड थे जिनको अनडिजायरेबल माना जाता था? देखो, केवल ज्यूस ही नहीं थे जिनको अनडिजायरेबल, यानी कि केवल यहूदी ही ऐसे नहीं थे जिनको अनडिजायरेबल कम्युनिटी जो है क्लासिफाई किया था, अदर भी थे। सिर्फ बहुत सारे जिप्सीज और बहुत सारे ब्लैक थे जो कि नाजी जर्मनी में रहते उन रह रहे थे, जिनको कि एज ए रेशियल इंफीरियर कंसिडर किया जाता था। और क्या माना जाता था? और ये माना जाता था, नाजी मानते थे कि जो सुपर आर्यन रेसेस हैं उनकी बायोलॉजिकल प्योरिटी के लिए खतरा है। कौन? जिप्सीज और ब्लैक जो रहते थे नाजी जर्मनी में। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उनको वाइडली प्रोसिक्यूट किया गया। प्रोसिक्यूट कर यानी कि मानना, कुछ डिफरेंट होता है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक लार्ज स्केल पे मानना, उसको प्रोसिक्यूट बोलेंगे। तो उनको एक लार्ज स्केल पर उनको प्रोसिक्यूट किया गया। यहाँ तक कि जो रशियन और पोल्स थे उनको भी सब ह्यूमन कंसीडर किया गया, यानी कि उनको भी अनडिजायरेबल कंसीडर किया गया। इसलिए उनके प्रति कोई भी ह्यूमैनिटी का भाव नहीं रखा गया। इसका कहने का मतलब उनको भी मार दिया गया। तो दोस्तों, जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और पार्ट ऑफ रशिया यानी रशिया के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ के जो कैप्चर सिविलियंस थे, यानी मान लो पोलैंड को उसने कब्जा कर लिया और रशिया के कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया जर्मनी ने। अब यहाँ के जो कैप्चर सिविलियंस थे उनसे उन्होंने क्या करा? उनको स्लेव स्लेव लेबरी कराया, मतलब स्लेव वाला काम करा रहे थे। इस इतना ज़्यादा इनको खटा रहा था कि बहुत सारे लोग काम करते-करते, हार्डवर्क करते-करते मर गए। बहुत सारे लोग स्टार्वेशन से मर गए, यानी भूख से मर गए, बिना खाना दिए। ओवरऑल उनको मारना चाहता था वो। तो दोस्तों, अब बात आती है, कोई भी एक एरिया हो गया, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, अब इस हिसाब से लोगों की हत्याएं हो रही, लोगों को मारा जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, पर्टिकुलर रेसेस के लोगों को। अब बात आती है, इस एरिया में कोई भी एरिया हो, तो उस एरिया में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन रहेगा, पर्टिकुलर रेस रहेगा जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट सफर करेगा, सबसे ज्यादा जिसको सफर करना पड़ेगा, कोई एक रिलीजन होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जर्मनी में जो सबसे वर्स्ट सफर रेसेस थी, कहाँ? नाजी जर्मनी में सबसे बड़ी बुरी दुर्दशा इनकी थी, जूस की, यानी कि यहूदियों की। नाजी इनसे हेट करते थे, जूस से नफरत करते थे ड्यू टू ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जूस। इनका मानना था कि जो क्रिस्त थे, जीसस क्रिस्त थे, उनकी हत्यारे कौन है? जूस हैं। इसलिए इनकी नफरत थी इतना ज्यादा जूस के टुवर्ड्स। ठीक है। एंड यूसेरस, यूसेरस का मतलब होता है कि पैसे देना और उस पर एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज करना, जिसको सूदखोर बोलते हैं। तो इनका मानना था ये सूदखोर होते हैं और इन्होंने ही जीसस क्रिस्ट की हत्या की है, इसलिए इनको नाजी जो थे इनसे ज्यादा नफरत करते थे। तो दोस्तों, मेडिवल टाइम्स तक जो जूस थे उनको लैंड ओन करने का अधिकार नहीं था। बेड यानी वंचित थे, वे लैंड नहीं ओन कर सकते थे, लैंड के मालिक नहीं बन सकते थे। वे फिर बात आती है, वे सर्वाइव कैसे कर रहे थे? मेनली वे ट्रेड और मनी लेंडिंग के थ्रू सर्वाइव कर रहे थे, यानी व्यापार के थ्रू और पैसे देकर वो सर्वाइव कर रहे थे। वे सेपरेटली मार्क्ड एरियाज में रहते थे, जिसको घेटोस बोला जाता है। उनकी जिस एरिया में रहते थे दोस्तों, सेपरेटली मार्क्ड एरिया था, सोसाइटी से उनको दूर खदेड़ दिया गया था, दूर रखा जाता था। इस एरिया को घेटोस बोलते थे, इसी एरिया में वो रहते थे। ठीक है। और उनको ऑफन
क्या होता था कि परसिक्यूट किया जाता था किसके थ्रू, पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के थ्रू, यानी जानबूझकर दंगे कराए जाते थे और उस वायलेंस दंगे में इनको मारा जाता था, कि इनको पर्टिकुलरली ज्यूज को मारा जाता था। और यहाँ तक कि एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, एक्सपल्शन मतलब भगा देना, खदेड़ देना, इनको लैंड से भगा दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था। बट अब बात आती है हिटलर की हिट की। यहाँ पे हमने देखा जूस क्यों नफरत करते थे। अब हिटलर का जो नफरत था टुवार्ड जूस, वो क्यों था, वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी, रेस की स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी के बेस्ड पे था। यानी जो हिटलर नफरत करता था जूस से, वह स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस के थ्रू के बेसिस पे करता था। अब स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी क्या थी, कि जो कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन ऑफ द जूस प्रॉब्लम, यानी जो जूस का प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कन्वर्जन नहीं है। यानी कि एक तो आता है, जैसे अभी कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को ले लो, वे क्या, अभी मान लो जैसे कि बहुत सारे भी हमारे इधर क्या आए थे, जैसे कि अंग्रेजों से पहले हम पे किसका राज था, मुस्लिम्स का। यानी उनका कहना था कि हम जैसे जो हिंदूज हैं वो जबरदस्ती क्या कर रहे थे उनसे, धर्म अंतरण करवा रहे थे, मतलब धर्म चेंज करा रहे थे, रिलीजन चेंज करा रहे थे। इनका कहने का मतलब था इस्लाम अपनाओ, अगर हिंदू हो इस्लाम अपना लिया, अब इस्लाम क्या बन गए, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट नहीं बने तो मार देंगे। बट इसमें अलग बात था, यहाँ पे हिटलर का जो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी है वो अलग था। उसके अकॉर्डिंग एक जूस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसमें, नॉर्डिक आर्यंस में। इनका धर्म चेंज कराना, धर्म अंतरण कराना, यानी धर्म को चेंज कराने के, रिलीजन को चेंज कराना या इनको कन्वर्ज कराना कोई सॉल्यूशन नहीं था ज्यूस प्रॉब्लम का। इसका एक ही सॉल्यूशन का था कि इनको टोटली फिजिकली एलिमिनेट कर दो, इनको खत्म कर दो, मार दो, यही एक ही सॉल्यूशन था। तो दोस्तों 1933 से 1938 क्या होता है, नाजीज इनको टेरराइज करते हैं, इनको आतंकित करते हैं, पॉपराइज करते हैं, पॉपराइज द सेंस उनको पॉवर्टी के नीचे कर देते, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ही मतलब भिखारी बना देते हैं, और सेग्रीगेट कर देते हैं जूस को, और उनको मजबूर कर देते हैं कंट्री को छोड़ने के लिए। अगला फेज आता है 1939 टू 1945। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ एम एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरिया, उनको कुछ सर्टेन एरिया में, कुछ निश्चित एरिया में उनको कंसंट्रेट किया गया, इकट्ठा किया गया। और इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली यानी कि अंत में किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, पोलैंड के गैस चैम्बर्स में इनको मार दिया गया। द रेशियल यूटोपिया, अंडर द शेडो ऑफ वार, शेडो वार की शेडो में नाजीज ने क्या किया कि अपना मर्डरस और रेशियल आइडियल स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना एक यानी कि रेशियल, पूरा रेशियल वर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया वॉर की शेडो में। यानी एक साइड वॉर चल रहा था, दूसरी साइड ये मर्डर करते हुए अपना रेशियल स्टेट बना रहे थे। जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जेनोसाइड और वार एक ही कॉइन के, सेम कॉइन के टू साइड्स हो गए, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक साइड जेनोसाइड, दूसरा वार। जो ऑक्यूपाइड पोलैंड था, हमने देखा कि पोलैंड पे इन्होंने हमला कर दिया, पोलैंड को कब्जे में कर लिया ऑक्यूपाई के लिए, तो ऑक्यूपाइड पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया। और जो पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है जर्मनी ने एनेक्स कर लिया। और पोल्स को क्या किया, उनको फोर्सफुली उनको मजबूर कर दिया गया अपने घर और प्रॉपर्टी छोड़ के भागने के लिए। और यह घर और प्रॉपर्टी किसके द्वारा ऑक्यूपाई की जानी थी, बाय एथनिक जर्मन ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, यानी वे एथनिक जर्मन जो कि ऑक्यूपाइड यूरोप से आते, वे इनकी होम ऑफ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेते। ठीक है, यानी पोल्स को भगा दिया गया, वे अपना घर छोड़कर और अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भाग गए। अब यह घर और प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा होगा, जो एथनिक जर्मन जो कि ऑक्यूपाइड यूरोप से लाए गए उनके लिए था। ठीक है, और पोल्स को कैटल के जैसा, जानवरों के जैसा एक दूसरे पार्ट में भगा दिया गया जनरल गवर्नमेंट, ये एरिया का नाम है। ठीक, कोई गवर्नमेंट की का नाम नहीं, ये जनरल गवर्नमेंट एक एरिया का नाम था, दूसरे साइड का एरिया का नाम था, वहां पे उनको भगा दिया गया। यही जनरल गवर्नमेंट डेस्टिनेशन होता था अदर एम्पायर की जो अनडिजायरेबल रेसेस थी, यानी इसी जनरल गवर्नमेंट में जो स्टेट के एक्सटेंडेड एम्पायर की जो अनडिजायरेबल रेसेस थी उनका जगह था, इसी पे भगा दिया गया किसको, जो पोलैंड के वासी थे, पोलैंड के लोग थे। ठीक है, और जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के मेंबर थे उनको लार्ज स्केल पे मारा गया। इंटेलिजेंस, पोलिश इंटेलिजेंसिया का मतलब बुद्धिजीवी लोग जो थे, बुद्धिमान लोग है, पढ़े लिखे लोग। क्यों इनको ज्यादा मारा गया, क्योंकि ताकि इनका मानना था, इनका नाजिस का मानना था कि पूरे लोगों को, सारे लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सर्वाइल रखा जा सके। सर्वाइल यानी कि गुलाम बनाया जा सके, स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से, इंटेलेक्चुअली यानी कि बौद्धिक रूप से। यानी उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा था कि अगर जो एजुकेटेड इनको मार देंगे, कोई इनको गाइड नहीं कर पाएगा। यानी जो पोलैंड की पॉपुलेशन थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो उतना समझदार नहीं थे, अगर पूरे समझदार लोगों को, यानी जो बुद्धिमान लोगों को मार दिया जाए, एजुकेटेड लोगों को मार दिया जाए, इनको हम जो चाहेंगे वो, जिस हिसाब से इनको सर्वाइव कराना चाहेंगे, जिस हिसाब से गुलाम बनाना चाहेंगे, हम बना लेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, पोलिश इंटेलिजेंसिया के मेंबर्स को मार रहे थे।
ठीक है? और वे पोलिश चिल्ड्रन जो कि आर्यन जैसे दिखते थे, उनको उनकी माता से ज़बरदस्ती स्नैच कर लिया जाता था, कि उनकी माता से छीन लिया जाता था, और जो रेशियल एक्सपर्ट थे, उसको एग्जामिन करते थे, यानी बच्चों को छीन कर उनको दे दिया जाता था रेशियल एक्सपर्ट को। तो रेशियल एक्सपर्ट उसको देखते थे कि ये आर्यन आर्यन है या नहीं है। अगर वो रेस टेस्ट पास हो जाता बच्चा, उसको क्या किया जाता था कि जर्मन फैमिलीज में दे दिया जाता था उसका देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो आर्यन बच्चा है। ठीक, अगर नहीं पास होता था उसको डिपॉजिट कर दिया जाता था, कहाँ पे, ऑर्फनेजेस में, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे खत्म हो जाते थे। और ऑर्फनेजेस यानी कि अनाथालय में, उनको अनाथालय में डाल दिया जाता था, जहाँ पे बच्चे ज्यादातर मर जाते थे। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़े बड़े लार्जेस्ट घेटोस थे और गैस चैम्बर थे, कहाँ पे, जनरल गवर्नमेंट पे। तो यही जनरल गवर्नमेंट पे ही ज्यादा से ज्यादा ज्यूस को मारा भी जाता था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कार्ड, कितनी सुंदर कार्ड दिख रही है, तो इस कार्ड से क्या किया जाता था, फ्रेट कार्ड से जूस को ले जाया जाता था डेथ चैम्बर में, रिपोर्ट किया जाता था। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं स्टेप टू डेथ, किस प्रकार से कितने स्टेजेस में डेथ दिया जा रहा था, मृत्यु दिया जा रहा था। एक्सक्लूसन 1933 टू 1939, यानी उनको एक्सक्लूज कर दिया गया, उनकी नागरिकता छीन ली जाती थी। जैसे यू हैव नो राइट टू लाइव अमंग अस एज सिटीजन, यानी कि तुम्हें, यानी अनडिजायरेबल लोगों को अधिकार नहीं है हमारे बीच एज ए सिटीजन रहने का। न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, तो जो न्यूरेमबर्ग लॉ था सिटीजनशिप का सितंबर 1935 का, तो उसके अकॉर्डिंग कि केवल वही पर्सन, जर्मन ओनली पर्सन ऑफ जर्मन, जर्मन का जो पर्सन हो या रिलेटेड ब्लड जो हो, वही जर्मन सिटीजन है। ठीक है, वही जर्मन सिटीजन है, और इसलिए वही जर्मन एम्पायर का प्रोटेक्शन एंजॉय कर सकता है। और दूसरा था कि जूस और जर्मन्स के बीच में मैरिज फॉरबिडन था, कोई शादी नहीं कर सकता था जूस या जर्मन्स, यानी मान लो जूस लड़का हो गया, जर्मन्स लड़की हो गई, शादी अलाउ नहीं था, या जर्मन्स लड़की हो गई और जूस लड़का हो गया। यानी कि मान लो जूस लड़की है और जर्मन लड़का है, अब एक हो कि ये दोनों शादी कर लें, ये अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था, फॉरबिडन था। और एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशन था जूस और जर्मन्स के बीच में, वो एक अपराध माना गया। जूस को नेशनल फ्लैग भी फ्लाई करना फॉरबिडन था, यानी वो नेशनल फ्लैग भी बेचारे नहीं फ्लाई कर सकते थे। अदर जो दूसरे लीगल मेजर्स थे, जैसे कि जूस बिजनेस, जो जूस के बिजनेसेस थे उनको बायकॉट कर दिया गया, पूरे जर्मनी में जूस के बिजनेसेस बायकॉट कर दिए गए। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से उन्हें निकाल दिया गया, जितनी भी सरकारी सर्विसेज थी उनको वहां से निकाल दिया गया, और उनको मजबूर किया गया उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बेचने के लिए, और प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, यानी नाजियों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जूस की जो प्रॉपर्टीज थी वैंडलाइज कर दी जाती है, उसको मतलब तोड़ फोड़ किया जाता है, उसको लूटा जाता है। हाउसेस पे, जूस के हाउसेस पे अटैक कर दे रहे थे नाजी लोग, इतना ज्यादा वो आतंक मचा रहे थे। सिनागोस बर्न्ट, जो सिनागोस था, सिनागोस द सेंस जहाँ पे लोग जूस लोग पूजा करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल टू जूस फेयर, जूस लोग जहाँ पे पूजा कर सकते हैं उस स्थान को बोला जाता है सिनागोस। तो सिनागोस को जला दिया गया। मेन को प्रोग्राम जो होता रखा जाता उनमें आदमियों को, जो मेन से उनको अरेस्ट किया गया इन नवंबर 1938, और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पार्क में एक चेयर है, तो यहाँ पे बेंच पे क्या लिखा गया है कि फॉर आर्यंस ओनली, ठीक है, कि आर्यंस के लिए ही केवल है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फिगर 15 की साइन डिक्लेयर करता है कि जो नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट है वो फ्री ऑफ जूस है। जूस के खिलाफ कितना ज्यादा ये लोग आतंक कर रहे थे। गेटोइजेशन, अब उनको घेटोज में बोला भेजा जाता था स्टेज 2 में। 1940 से 1944 उनको क्या किया, एक जगह उनको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, सेग्रीगेट किया गया नॉर्मल लोगों से। यू हैव नो राइट टू लाइव अमंग अस, यानी तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम लोग का कोई अधिकार नहीं हमारे बीच रहने का। सितंबर 1941 ऑल जूस हैड टू वियर ए लो, तो सितंबर 1941 से जितने भी जूस थे उनको ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया नाजिस से कि उनको अपने ब्रेस्ट पे डेविड का येलो स्टार वियर करके चलना है। यानी जो भी जूस होगा, जैसे मान लो ये जूस है, इसको अपने ब्रेस्ट पे क्या करना है, डेविड का येलो स्टार लगा के चलना है। और यह जो आइडेंटिटी थी डेविड का येलो स्टार वाली आइडेंटिटी, उनके पासपोर्ट पे भी स्टैम्प कर दिया गया, और अदर उनके डॉक्यूमेंट्स थे वहां पे भी स्टैम्प कर दिया गया। यहाँ तक कि जो उनका घर था उसके सामने भी, उस घर पे भी लगा दिया गया येलो स्टार। ठीक है, दे वर केप्ट इन जेउस हाउसेस इन जर्मनी एंड इन गेटोस लाइक लोड्स एंड वार्साव इन द ईस्ट। उनको कहाँ पे रखा जाता था, जेउस हाउसेस में, जर्मनी में जो जेउस हाउसेस थे वहां पे रखा जाता था। तो लॉर्ड्स और वार्साव जो ईस्ट में गेटोस थे वहां पे रखा जाता था। और ये जो उनको रहने वाला जो एरिया हुआ दोस्तों ना, एक टाइम के बाद क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ कुछ इन कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि
एक एक्सट्रीम मिजरी और पॉवर्टी की साइट्स हो गए, यानी वहाँ पे हद से ज़्यादा मिजरी आ गया, कष्टदायक था और हद से ज़्यादा गरीबी आ गई। और क्या होता था कि जो उसको जाने से पहले, घिटोज में जाने से पहले उनको सारी जो अपना सारा वेल्थ था उसको सरेंडर करना पड़ता था नाजीज को, ठीक है, घिटोज में एंटर करने से पहले। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation, and disease due to deprivation and poor hygiene। और शीघ्र ही क्या हुआ दोस्तों, कुछ टाइम बाद जो घिटोज हुआ ब्रिम हो गया, ब्रिम मतलब भर जाना, भूखमरी से, हंगर से और डिजीज से। क्यों? ड्यू टू डिप्रीवेशन एंड पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन की वजह से और डिप्रीवेशन की वजह से। डिप्रीवेशन यानी वंचित था, हर चीज उनको रखना अलाउ ही नहीं था। एनाइलेशन 1941 ऑनवर्ड, एनाइलेशन यानी सर्वनाश या मार देना, खत्म कर देना पूरी तरीके से। यू हैव नो राइट टू लाइफ, तुम्हें रहने का अधिकार, जीने का अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ पे फिगर 18 में देख रहे हैं, जैसे हमने बात किया था किसका, जो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनाया था। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे लंबा सा एक स्पेस रहता था और उसके साइड साइड में क्या रहता था, वायर रहता था, इलेक्ट्रिकल लाइव वायर रहते थे। और यहाँ पे ये जहाँ पे जैसे दिख रहा है एक पर्सन था जो कि भागने की इसी हिसाब से इसको भी क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था, उसमें इम्प्रिजन किया गया था, किसमें, जो कंसंट्रेशन कैंप था। ये बंदा भागने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक वायर थे, टच होते ही मर जाता है। अब यहाँ पे कपड़े देख लो, कितने ज्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, पाइल्स यानी कि पूरा एकदम ढेर लगा हुआ कपड़ों का। आउटसाइड द गैस चैम्बर, यानी गैस चैम्बर में जाने से पहले कपड़े उनके निकालते थे। और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन से पहले जो शूज ले लिया जाता था प्रिजनर्स का। देखो इस शूज के हिसाब से समझ लो कितने मिलियंस के लोगों को मारा था, जो नाजी थे। नाजी में कितना ज्यादा क्राइम हो रहा था। यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप, जैसे हमने बात किया, कंसंट्रेशन कैंप है, लंबा सा स्पेस है और साइड साइड में इलेक्ट्रिकल फेंसेस हैं, लाइव फेंसेस, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, जूस फ्रॉम जूस हाउसेस, कंसंट्रेशन कैंप्स एंड गेटोस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप वर ब्रॉट टू डेथ फैक्ट्रीज बाय गुड ट्रेन्स। देखो गुड ट्रेन्स का मतलब समझना, उनको ये नहीं बताया जाता था कि उनको मारने के लिए लेके जा रहा है, ऐसा नहीं बताया जा रहा था उनको, ठीक है। नहीं तो वो लोग इसको रेसिस्ट करते, बट उनको बताया ही नहीं जाता था ना, उनको अच्छी ट्रेन से एकदम फुली फैसिलिटीज वाली ट्रेन से लेके जाया जाता था। तो तो यूरोप के डिफरेंट पार्ट में जितने भी घेटोर थे, जितने भी कंसंट्रेशन कैंप थे, जितने भी ज्यूस हाउसेस थे, वहां से ज्यूस को लेके जाया जाता है अच्छी ट्रेन से, कहाँ पे, डेथ फैक्ट्रीज में, इन पोलैंड एंड इल्सवेयर इन ईस्ट, यानी कि पोलैंड में और अन्य जो ईस्ट के रीजन थे, अन्य ईस्ट के जो एरियाज थे, और वहां पे मुख्य रूप, मोस्ट नोटेबली का मतलब मुख्य रूप से, बेल्जेक, ऑस्विट्स, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मनो और मायदानेक, मायदानेक दे वर चेड इन गैस चैम्बर, उनको चेड कर दिया गया, यानी कि उनको फेंक दिया गया, भर दिया गया, कहाँ, गैस चैम्बर्स में। और बात आती है कि मास किलिंग करता कैसे था। मास किलिंग दोस्तों ना साइंटिफिक प्रिसीजन के थ्रू होता था। साइंटिफिक प्रिसीजन का मतलब वैज्ञानिक जो है कि जो साइंटिफिक जो तकनीकें थी उनके थ्रू वो मास किलिंग करता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विद इन मिनट्स मार देता था, ठीक है।